हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के फिटर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है 650 क्वेश्चंस को, जिनमें से 50 प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन प्रश्नों को मैंने लिया है भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से और पुराने क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रश्न करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे, सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बोल्ट की लंबाई ली जाती है। नट और बोल्ट ये एक अस्थायी फास्टनर होता है जिसका इस्तेमाल मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो बोल्ट होता है, जो कि ऊपरी हिस्सा होता है, उसकी जो लंबाई है वो हेड को छोड़ करके बाकी जो बचा भाग होता है उससे ली जाती है। इसे नॉमिनल लेंथ भी कहते हैं, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हेड को छोड़कर जो शेष लंबाई होती है उससे बोल्ट की लंबाई ली जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारी शॉक लोड में डैश स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो भारी शॉक लोड के लिए ज्यादा वजन उठाने के लिए जो है फ्लैट या फिर लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इस तरह के जो स्प्रिंग होते हैं वो आपको ज्यादातर गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जो ट्रक बसेस जो होती हैं जहाँ पे ज्यादा वजन लोड किया जाता है, तो उनमें इस तरह से नीचे की तरफ आपने देखा होगा, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इस तरह से जो है आपको नीचे की तरफ एक कमानी देखने को मिलेगी, इसको जो है कमानी भी कहते हैं। ये एक लीफ स्प्रिंग होता है जो कि ज्यादा वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो जो स्प्रिंग है वो लचीला भी होना चाहिए। अगर स्प्रिंग में भंगुरता होगी तो वो जमीन पर गिरते ही टूट जाएगा। तो इस तरह का जो गुण है वो स्प्रिंग में नहीं होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, दो पार्टों को जोड़ने के लिए फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। तो जो सोल्डरिंग है वो एक अर्धस्थायी फास्टनर होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अर्धस्थायी का मतलब ये होता है कि ये स्थायी और अस्थायी के बीच का भाग होता है, जिसमें जब मेटल पार्ट्स को जोड़ते हैं तो इससे मेटल पार्ट्स थोड़ा सा डैमेज होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान उसको नहीं होता है। इसके अलावा जो स्थायी फास्टनिंग होती है, जो कि ऑप्शन सी है, जो आपकी वेल्डिंग होती है वो एक स्थायी फास्टनिंग है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है अस्थायी फास्टनिंग, उसमें क्या होता है कि नट बोल्ट के माध्यम से मेटल पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जिसमें नट बोल्ट को खोल करके उन पार्ट्स को अलग किया जा सकता है, जिससे मेटल पार्ट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो वो होती है अस्थायी फास्टनिंग। लेकिन जो सोल्डरिंग है वो एक अर्धस्थायी फास्टनिंग है। पांचवा प्रश्न है, वाशर एक अस्थायी फास्टनर है। इसके प्रयोग से, वाशर के प्रयोग से क्या होता है, वाशर के प्रयोग से नट के दबाव का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, स्क्रैपर डैश धातु के बनाए जाते हैं। स्क्रैपर जो है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। स्क्रैपर जो है रेती की तरह काम करते हैं, जो कि मेटल पार्ट्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी फिनिशिंग के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेटल पार्ट्स के ऊपर जो उभरे हुए छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं उनको स्क्रैपर की मदद से स्क्रैच करके जो है हटाया जाता है। सातवां प्रश्न है, इस रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क में किया जाता है। तो जो लेदर का काम होता है उसमें हम बफ्रिकेटेड हेड रिवेट का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, हार्ड सोल्डरिंग में डैश का टाका लगाया जाता है। तो जब हमें मजबूत सोल्डरिंग करनी होती है तो उस समय हम फिलर धातु के रूप में पीतल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, इस स्क्रू को खोलने व कसने के लिए एलन की का प्रयोग किया जाता है। तो जो हेक्सागोनल सॉकेटेड स्क्रू होता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, इसको खोलने के लिए हम एल की का यूज करते हैं, क्योंकि इस स्क्रू का जो हेड होता है वो हेक्सागोनल यानी कि षटभुज आकार का होता है, और आपकी जो एलकी होगी वो भी आपकी षटभुज आकृति में बनी होती है। 10वां प्रश्न है, बेंच वाइज का साइज निम्न में से लिया जाता है। तो जो बेंच वाइज होते हैं, जो कि जॉब को पकड़ने का काम करते हैं, उसका जो साइज है बेंच वाइज के जबड़ों के अनुसार लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो प्लेट की चौड़ाई से, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसके जबड़े हैं जो कि जॉब को पकड़ने का काम करते हैं, इनकी लंबाई जितनी होगी, जैसे कि ये 4 इंच हो सकती है, 6 इंच हो सकती है, इसी के अनुसार, इन्हीं के आधार पर जो है बेंच वाइज को लिया जाता है। 11वां प्रश्न है, इस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है। तो जो टैब वाशर होती है उसका इस्तेमाल अगर हम नट में करते हैं तो इसका जो किनारा होता है उसको मोड़ करके हम नट को लॉक कर देते हैं, जिससे कि नट घूमता नहीं है। ये वाशर कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि वाशर एक नॉर्मली आपकी इस तरह से गोल होती है, लेकिन जो टैब वाशर होती है उसमें साइड की तरफ इस तरह से एक पत्ती निकली होती है, जिस पत्ती को हम जो है क्या करते हैं ऊपर या नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे कि वो जो नट होता है वो लॉक हो जाता है, वो घूमता
घूमता नहीं है। इस पत्ती का जो एक सिरा है वो ऊपर की तरफ यानी कि नट के हेड को टाइट करता है और जो दूसरा सिरा होता है उसको नीचे की तरफ जहां पे उस नट को टाइट किया गया है उस सरफेस के साथ में उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस नट के लिए स्पैनर की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो विंग नट होता है उसको खोलने के लिए जो है स्पैनर की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम हाथ से ही ऑपरेट कर सकते हैं और ज्यादातर इसका इस्तेमाल ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर बार बार नट को खोलने की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न है, लेटर साइज ड्रिल डैश साइज में मिलते हैं? तो जो ड्रिल होते हैं वो आपको लेटर साइज और नंबर साइज दो साइज में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लेटर साइज होते हैं वो आपके ए से लेकर जेड तक के होते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें ए नंबर की जो ड्रिल होती है वो होती है सबसे छोटी और जो जेड नंबर की ड्रिल होती है वो होती है आपकी सबसे बड़ी ड्रिल। तो ये तो थे लेटर साइज की ड्रिल। इसके अलावा मार्केट में नंबर साइज के ड्रिल भी देखने को मिलते हैं जो कि 1 से लेकर के 80 नंबर तक के होते हैं, जिसमें 1 नंबर की जो ड्रिल होती है वो होती है सबसे बड़ी और जो 80 नंबर की ड्रिल होती है वो होती है सबसे छोटे साइज की ड्रिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या लैपिंग का उद्देश्य नहीं है? सरफेस को फिनिश करना, ये भी हम काम करते हैं। ज्यामितीय परिशुद्धता में सुधार लाना, ये भी होता है। फिटिंग के क्वालिटी को सुधारना, तो ये तीनों काम हम जो है लैपिंग में करते हैं, लेकिन किसी भी पार्ट को आकार देने के लिए हम जो है लैपिंग का सहारा नहीं लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 15वां प्रश्न है, मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्कपीस की सतह पर निशान बन जाते हैं जिन्हें हम विषमताएं कहते हैं, इसे डैश भी कहते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो निशान बन जाते हैं मशीनिंग करते समय उन्हें हम सरफेस टेक्सचर भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 16वां प्रश्न है, भंगुरता को कम करने तथा डक्टिलिटी को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? तो जब हम भंगुरता को कम करते हैं किसी भी पार्ट की तो उसके लिए हमें उसके अंदर टेम्परिंग करनी होती है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 17वां प्रश्न है, लो कार्बन स्टील पार्ट की सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाने को कहते हैं? तो जब हमें किसी पार्ट के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ानी है, उसको हम मजबूत करना है, तो उसके लिए हम जो है कार्बोराइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 18वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क निम्न में से होता है? तो जो एल्यूमिनियम होता है वो बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 19वां प्रश्न है, लेड का अयस्क डैश होता है? लेड का मतलब होता है सीसा और जो लेड होता है वो गैलेना नाम के अयस्क से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो जो तांबा है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। इसलिए बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं उनमें वायरिंग के लिए और जो पानी गर्म करने वाले गीजर होते हैं उनमें भी जो है तांबे की पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। 21वां प्रश्न है, कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन की अच्छी कुचालक है? जो लेड है वो न्यूक्लियर रेडिएशन का सबसे अच्छा कुचालक है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि इस धातु की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है और इसमें से जो रेडिएशन है वो आर पार क्रॉस नहीं हो सकता है। 22वां प्रश्न है, धातु की सतह पर पेंट करना उसे जंग से बचाने की डैश विधि है? जब हम किसी धातु के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसको जो है जंग से बचाने की जो विधि है वो एक अर्धस्थायी उपचार विधि होती है, क्योंकि जो पेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय तक आप उसको बचा सकते हो, उसके बाद वो पेंट भी निकलने लगता है। तो पेंट करना जो है वो एक अर्धस्थायी उपचार विधि है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा उस धातु की सतह पर अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दें, जैसे कि क्रोमियम की या फिर जिंक की, तो वो एक स्थायी उपचार होगा, जो कि ऑप्शन ए है। इसके अलावा उस धातु की सतह पर ग्रीस लगा देना या फिर ऑयलिंग कर देना, थोड़ा सा तेल लगा देना, तो ये जो तरीके हैं ये टेम्परेरी होते हैं और ये जो उपचार के तरीके हैं ये होते हैं अस्थायी उपचार के तरीके, जो कि ऑप्शन सी है। 23वां प्रश्न है, बेरिंग को बाहर निकालने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो जो बेरिंग होते हैं उनको शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए हम बेरिंग पुलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 24वां प्रश्न है, मेन लाइन से 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम है? तो जो मेन लाइन होती है यानी कि यहाँ पे एक पाइपलाइन है, ये एक मेन लाइन है, इससे हम एक ब्रांच लाइन निकालने हैं, इस तरह से साइड में एक पाइपलाइन निकालनी है, तो उसके लिए हम किस पाइप फिटिंग का यूज करेंगे? तो वहां पे हम यूज करेंगे टी का, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 25वां प्रश्न है, मशीन के दैनिक रखरखाव को डैश कहते हैं? तो जब हम मशीन को डेली चेक करते हैं, उसकी जो है मेंटेनेंस करते हैं, तो उसे हम जो है रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा जब कभी मशीन खराब हो जाती है, अचानक से उत्पादन बंद हो जाता है, तो उस समय मशीन की जो रिपेयरिंग की जाती है उसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। 26वां प्रश्न है, मशीन पार्टों की असेंबलिंग करते समय किस विधि को अपनाना चाहिए? तो जब हम मशीन पार्टों को असेंबल करते हैं यानी कि उनको वापस से जोड़ते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्ट हमने सबसे पहले खोला था उसको सबसे लास्ट में हमें जो है असेंबल करना होगा, जोड़ना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है वह सबसे अंत में असेंबल होता है। 27वां प्रश्न है, रस्से के एक भाग को रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को डैश कहते हैं। तो रस्सी का एक भाग दूसरे से जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें गांठ लगानी होगी और गांठ को इंग्लिश में हम नॉट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 28वां प्रश्न है, बाहरी चूड़ी पर सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी चूड़ियों की जांच करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा अगर हमें किसी होल की आंतरिक चूड़ियों की जांच करनी है तो उसके लिए हम जो है थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर दिया गया है ये एक तरह का पेंचकस है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये एक ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 30वां प्रश्न है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको लॉकिंग डिवाइस दिख रहा है इस नट के नीचे, ये एक वाशर है और ये एक स्प्रिंग वाशर है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 31वां प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको गेज दिखाई दे रहा है ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज है। मार्केट में जितने भी बिजली के मिस्त्री होते हैं जब वो मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं, मोटर को बांधते हैं, तो हर एक मोटर के अंदर जो तार होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं। तो उन तारों को मापने के लिए, उनका व्यास मापने के लिए जो है इस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। 32वां प्रश्न है, इस स्क्रू का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रू देखने को मिल रहा है ये एक ग्रब स्क्रू है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इस स्क्रू में जो है हेड नहीं होता है, बल्कि इसकी जो बॉडी होती है उसी के अंदर एक हेक्सागोनल स्लॉट कटा होता है, जिसको एलन की के माध्यम से टाइट किया जाता है। 33वां प्रश्न है, इस रिंच का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको रिंच देखने को मिल रहा है ये एक हुक रिंच है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इस रिंच का इस्तेमाल विशेष प्रकार के नटों में किया जाता है, जिन नटों के चारों तरफ इस प्रकार से स्लॉट्स कटे होते हैं, जिनमें इस हुक को अटका करके इन नटों को टाइट किया जाता है या फिर खोला जाता है। 34वां प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको गेज दिखाई दे रहा है ये एक थ्रेड रिंग गेज है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इसका इस्तेमाल किसी भी जॉब की बाहरी जो चूड़ियां होती हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। 35वां प्रश्न है, एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करते हैं। तो जो एल्बो होती है वो किसी भी पाइपलाइन को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जो एल्बो होती है वो 45 डिग्री की भी आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 90 डिग्री, और जो 45 डिग्री होता है वो एल्बो और बैंड्स के कोण होते हैं, जो कि पाइपलाइन के डाइवर्सन में इस्तेमाल होते हैं। 36वां प्रश्न है, इस नट का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको नट दिखाई दे रहा है ये एक तरह का कैसल नट है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न है, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी को टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है। तो नल अगर जो है टाइट किया गया है फिर भी उससे पानी टपक रहा है, तो इसका जो रीजन है वो है वाशर का खराब होना है। तो जब वाशर खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, वाशर को बदलेंगे, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 38वां क्वेश्चन है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको फिटिंग दिखाई दे रही है ये एक तरह की टी है, और इस टी में भी एक खास बात ये है कि इसके जो दोनों तरफ आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं ये एक समान साइज के हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीच में ब्रांच निकल रही है इसका जो साइज है वो इन दोनों से कम है। तो ये क्या है, ये एक रिड्यूसर टी ज्वाइंट है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। जिसमें जो ब्रांच लाइन निकल रही है उसका जो साइज है वो रिड्यूस यानी कि कम करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। अगर किसी पाइपलाइन के अंदर की तरफ, जैसे मैं यहाँ पे एक पाइप बनाता हूं और इस पाइप के अंदर की तरफ चूड़ियां कटी हुई हैं, तो अंदर की तरफ जो चूड़ियां होंगी उनके लिए हम जो है प्लग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा अगर किसी पाइप के बाहर की तरफ चूड़ियां कटी हुई हैं, बाहर की तरफ, तो उसको बंद करने के लिए जो है हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। वो कैप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाती है पाइप को और उसको बंद कर देती है, और जो प्लग होता है वो उस पाइप के अंदर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। यानी कि पानी जो है सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो ऐसे स्थानों पर जो है हम नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है, और इस वाल्व को जो हम चेक वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो आपको चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है इस पाइप रिंच के अंदर, ये इसका नट है, जो कि एडजस्टिंग नट कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। और जब हम इस एडजस्टिंग नट को घुमाते हैं तो ये जो ऊपर की तरफ जो आपको भाग देखने को मिल रहा है ये खुलता है या फिर बंद होता है।
तो इसे कहते हैं मूवेबल जार, जो कि ऑप्शन आपका सी है। 42वां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग ज्यादातर ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों के अंदर जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, जो कि नीचे की तरफ एक रोड होती है, ज्यादातर आपने बड़े वाहनों में जैसे कि ट्रक या फिर बसेस में देखा होगा, नीचे की तरफ एक रोड होती है जो कि घूमती हुई होती है। तो उसके जो जॉइंट होते हैं वहां पे एक कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। इस कपलिंग की खास बात ये होती है कि ये जो कपलिंग है ये अलग अलग कोण पर जॉइंट्स को जोड़ने का काम करती है। तो एक यूनिवर्सल कपलिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यूनिवर्सल कपलिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये रोड जब घूमेंगी तो ये अपना काम अच्छे से करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल धातु के अलॉय कौन से हैं? तो जो पीतल धातु है वो किन धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वो तांबे और जिंक का मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसका इस्तेमाल टांके लगाने के लिए करते हैं। उसके लिए हमें उस बिट को जो है गर्म करना होता है, और गर्म होने के लिए सबसे अच्छी जो धातु है वो है तांबा, क्योंकि जो तांबा है वो ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसीलिए तांबा धातु का इस्तेमाल जो है हम सोल्डरिंग आयरन की बिट बनाने के लिए, उसका हेड बनाने के लिए करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है? तो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल जो है वो तरल पदार्थों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? तो जो सक्शन लाइन होती है वो होती है पंप से पहले वाली लाइन, यानी कि मान लो मेरी जो मोटर है वो यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे ये इसका इनलेट पॉइंट है, और यहाँ पे एक तालाब या फिर आप इसको एक कुआं भी मान सकते हो। तो ये मोटर क्या करेगी, यहाँ से इस पानी को उठाएगी और ऊपर की तरफ कहीं और भेज देगी। तो यहाँ पे मोटर से पंप से पहले जो लाइन होगी जो कि पानी की तरफ है, जहां से पानी इनलेट हो रहा है, लिया जा रहा है, तो इस हिस्से को हम जो है सक्शन लाइन कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो सक्शन लाइन होती है उसमें फिल्टर क्यों लगाया जाता है? तो मान लो मैं यहाँ पे जो है एक फिल्टर लगा देता हूँ। ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर जो है पाइपलाइन के अंदर किसी भी दूषित कण को आने से रोकेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए सक्शन लाइन में फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई के अंदर जो प्रेशर की यूनिट है वो होती है पास्कल, यानी कि प्रेशर को हम पास्कल में मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा किलोग्राम जो है वो भार की इकाई है, पौंड जो है वो भी भार की इकाई है, मीटर जो है वो लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई के अंदर जो बल होता है उसको हम न्यूटन में मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 49 क्वेश्चन है, द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो लिक्विड की जो दिशा है कि जो पानी है वो किस दिशा में जाएगा, उनको कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार की वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। उस वाल्व को हम कहते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर अगर ज्यादा मात्रा में तेल चला जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। जैसे ही ये वाल्व अपना काम करती है, जो फालतू का प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा तेल होता है, वो बाहर निकल जाता है, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हमारी जरूरत के अनुसार जितना प्रेशर हमें चाहिए उतना ही प्रेशर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो जो लोहे के कण होते हैं उनको हटाने के लिए हम चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, वहां पे हम चुंबकीय फिल्टर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस फिल्टर में से जो तेल होगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो लोहे के कण होंगे वो वहीं पे चिपक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित स्प्रोकेट का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स के रूप में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो इसे हम जो है जोकी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ये जो जोकी होती है ये इस चैन के ऊपर दबाव बनाए रखती है, जिससे कि ये जो चैन है ये टाइट रहती है, ये ढीली नहीं होती है। यहाँ पे फिलहाल जो स्प्रिंग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक स्प्रिंग होता है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचे रखता है, जिससे कि ये जो है यहाँ पे बिल्कुल टाइट रहती है।
इसे जो कि पुल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक की विधि क्या है? स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन का यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज किया गया है? यहाँ पे लुब्रिकेशन यानी कि ऑयलिंग करने के लिए जो है ऑयल कैन का यूज किया गया है। तो ये जो विधि है ये एक ऑयल कैन विधि है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? तो किसी भी उपकरण के नीचे जो रोलर्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस उत्पाद को, उस उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम जो है किसी भी उपकरण के नीचे की तरफ जो है पहिए लगाते हैं, यानी कि रोलर्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेथ बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम जो है टोरेंट लेथ का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कैप्स्टन लेथ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये जो दोनों लेथ हैं इनका इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।